हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक सिविल सर्विसेज। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम सार्क के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और हम वो सभी पॉइंट्स भी देखेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2020 के एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे सार्क से रिलेटेड। फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मेरी यहाँ पर यही कोशिश है कि मैं आप लोगों तक बेस्ट कंटेंट पहुँचा सकूँ। तो प्लीज गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप लोगों को इस कंटेंट की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे हम लोग क्विज भी कंडक्ट कराते रहते हैं, पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। सबसे पहले हम देखते हैं सार्क रिसेंटली न्यूज में क्यों रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सार्क के लीडर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किस लिए की थी? जिससे कि सार्क की सभी कंट्रीज कोलैबोरेट कर सकें, कोविड-19 कोरोना वायरस पैंडेमिक से लड़ने के लिए एकजुट हो सकें। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट क्यों है? The virtual summit is the first high-level SAARC meet since 2014। ये जो वर्चुअल समिट हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ये 2014 के बाद पहली हाई लेवल सार्क मीटिंग है। इंडिया ने सार्क मीटिंग्स को बॉयकॉट किया था। क्यों किया था, देखते हैं। इंडिया ने 2016 में सार्क समिट से पुल आउट कर लिया था, बैक आउट कर लिया था, बाहर निकल गए थे, सार्क मीट में नहीं गए थे। क्यों नहीं गए थे? उरी अटैक के चलते हुए। सार्क में पाकिस्तान भी आता है और पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक कर दिया था, टेररिस्ट अटैक। तो इस वजह से इंडिया ने अभी तक सार्क को बॉयकॉट किया था। लेकिन क्योंकि ये पेंडेमिक का समय है और कंट्रीज एकजुट हो सकें, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सार्क के लीडर्स के साथ मीटिंग की गई थी। कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ने के लिए सार्क लीडरशिप ने क्या-क्या स्टेप्स लिए? तो सबसे पहले आ जाता है सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड। एक फंडिंग बना दी गई है जिससे कि किसी भी कंट्री को इमरजेंसी फंड की ज़रूरत पड़े तो यहाँ से लिया जा सके। इंडिया इसमें कितना कंट्रीब्यूट करेगी? $10 मिलियन का कंट्रीब्यूशन रहेगा इंडिया की तरफ से। सेकेंड स्टेप है रैपिड रिस्पॉन्स टीम। देखिए, जैसे ही अगर पेंडेमिक का सडन आउटब्रेक होता है या फिर नंबर ऑफ केसेस एकदम से बढ़ने लगते हैं, उसके लिए एक रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनाई गई है। ऐसी टीम जो एकदम से रिस्पॉन्स करे, सडनली रिस्पॉन्स करे। इस टीम में कौन कौन होंगे? डॉक्टर्स होंगे, स्पेशलिस्ट, टेस्टिंग इक्विपमेंट्स होंगे एंड अटेंडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब वो सभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो ज़रूरी होता है, जैसे कि वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन किट, दवाइयाँ, ये सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जाएंगी। सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर, एक सार्क का डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर भी बनाया गया है जिससे कि जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उन्हें इस्तेमाल किया जा सके, उनकी मदद ली जा सके। फाइनली एक कॉमन रिसर्च प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिससे कि सार्क कंट्रीज के सभी इन कंट्रीज के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो साथ में मिलकर काम कर सकें, रिसर्च कर सकें और जैसे वैक्सीन डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं दवाइयाँ बनाने में, साथ में कोलैबोरेट कर सकें। तो ये सारे स्टेप्स लिए गए हैं कोविड-19 पैंडेमिक से फाइट करने के लिए सार्क लीडरशिप द्वारा। सार्क की फुल फॉर्म देखते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन
फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। मतलब देखिए नाम में ही है, साउथ एशियन कंट्रीज एक एसोसिएशन बना रही हैं, आपस में पास पास आ रही हैं, जिससे कि रीजनल कॉरपोरेशन को बढ़ावा दिया जा सके, साथ में मिलकर काम कर सकें, कॉपरेट कर सकें। सार्क की स्थापना कब की गई थी? 8 दिसंबर 1985। 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? ढाका में। ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की राजधानी है। सार्क के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? काठमांडू में। और काठमांडू कहाँ पर है? नेपाल में, नेपाल की राजधानी है। सार्क का एम क्या है? मोटिव क्या है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साउथ एशियन नेशंस, जो साउथ एशियन नेशंस हैं उनके डेवलपमेंट, उनका विकास, यही सार्क का मोटिव है, एम है। साथ में मिलकर चलें तो विकास ज़्यादा अच्छा होगा। नेबरिंग कंट्रीज हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकती हैं, बॉर्डर पे पीस मेंटेन किया जा सकता है, तो डेवलपमेंट अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो यही इसका एम रहा था। अब मेंबर कंट्रीज को देखते हैं। सार्क में हमारी टोटल 8 मेंबर कंट्रीज हैं। मैप पर देखेंगे, इंडिया, ये देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और नीचे आ जाता है हमारा श्रीलंका और मालदीव्स। श्रीलंका, मालदीव्स। मैप पर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, सार्क में टोटल हमारे 8 मेंबर स्टेट्स हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, 3 ये हो गए। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 3 ये हो गए, 6। और नीचे 2 हो गए, मालदीव, श्रीलंका। टोटल 8 कंट्रीज हो गई। इसके अलावा हमारे सार्क में 9 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, जापान, ईरान, मॉरिशस, म्यांमार, साउथ कोरिया, यूएसए। ये टोटल हमारे 9 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। फिर से देख लेते हैं एक बार। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, जापान, ईरान, मॉरिशस, म्यांमार, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स। सार्क क्यों बनाया गया? किस चीज का परिणाम है? देखिए, साउथ एशिया के जो लोग हैं वो आपस में मिलकर काम करना चाहते हैं, इन द स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप, ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे पर भरोसा बढ़ाया जा सके, जिससे वो लोग क्या अचीव करना चाहते हैं? म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, इक्विटी, शेयर्ड बेनिफिट्स। साथ मिलकर काम करने से, कहते हैं ना 2+2 4 नहीं होता है कभी भी, 2+2 = 5। तो साथ मिलकर जो काम करते हैं, जो उससे अचीव कर सकें, उसे आपस में शेयर कर सकें, कोऑपरेशन के थ्रू अपने अचीवमेंट्स को बढ़ा सकें, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सके, और पूरे रीजन में एक पीस, एक शांति कायम की जा सके। तो इसलिए सार्क बनाया गया था। अब हम देखते हैं 11 स्टेटेड एरियाज ऑफ कॉरपोरेशन। उन एरियाज को देखते हैं जहां पर ये कंट्रीज एक दूसरे की मदद करेंगी, सहयोग करेंगी। सबसे पहले आ जाता है एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि, एजुकेशन, शिक्षा, कल्चर एंड स्पोर्ट्स, हेल्थ, पॉपुलेशन, चाइल्ड वेलफेयर, एनवायरमेंट एंड मेट्रोलॉजी। देखिए, ये जो कंट्रीज हैं यहाँ पर क्लाइमेट रिस्क बहुत ज़्यादा है। साउथ एशियन रीजन में यहाँ पर साइक्लोन हिट करती रहती है, सुनामी, बाढ़ आती रहती है, रेनफॉल यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाता है मानसून की वजह से। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लाइमेट रिस्क इनकी वजह से बहुत ज़्यादा है। तो एनवायरमेंट में भी ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगी, सहयोग करेंगी। रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास, रूरल एरिया भी यहाँ पर ज़्यादा है। इंक्लूडिंग सार्क यूथ वॉलेंटियर प्रोग्राम, जो सार्क में युवा हैं, यूथ हैं, अपने आप को वॉलेंटियर कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो वो सब मिलकर साथ काम करेंगे। टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, ये सभी वो एरियाज हैं जहां पर सार्क की कंट्रीज कॉर्पोरेट करती हैं, मिलकर काम करती हैं। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क। सार्क
एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या ऑब्जेक्टिव्स रखता है, क्या एम रखता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। लेकिन जो टर्मिनोलॉजीज लिखी हैं हम एग्जैक्टली वही डिस्कस करेंगे जिससे कि आप लोगों को पता होना चाहिए। टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया, साउथ एशिया रीजन में जो लोग रहते हैं उनका कल्याण करना, साथ में उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना। देखिए क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव होती है, इसका क्या मतलब है। जब किसी पर्सन पर बेटर एजुकेशन एक्सेस होगा, बेटर हेल्थ एक्सेस होगा, मतलब वो जब भी बीमार पड़े उसे हॉस्पिटल फैसिलिटीज अवेलेबल हो पाए, और जितनी उसकी इनकम है उसी इनकम के दायरे में, मतलब उस पर कोई उधारी ना चढ़े, इनडेप्टनेस ना चढ़े। तो ये सारी चीजें हैं। जो वो पढ़ना लिखना चाहता है, एजुकेशन लेना चाहता है, वो उसे मिल सके। उसके अलावा हेल्दी फूड, न्यूट्रिशियस फूड को एक्सेस हो सके, ड्रिंकिंग वाटर जो पीने का पानी है वो साफ हो सके, सैनिटेशन, ये सारी चीजें, ये फैसिलिटीज अवेलेबल हो सकती हैं, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है। टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना, साथ में सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। यहाँ पर देखिए इस रीजन में, साउथ एशियन रीजन में जो कल्चरल टाइज है वो पहले से एग्जिस्ट करती हैं कंट्रीज के बीच में। उन कल्चरल टाइज को बढ़ावा देना, इंटीग्रेट करना, लोगों को जोड़ना। देखिए रामायण महाभारत, जो बुद्धिज्म है, जो सर्किट्स हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, शेयर्ड हिस्ट्री रही है इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश की, नेपाल की भी, तो ये सारी, और श्रीलंका और अदर कंट्रीज की भी जो है हिस्ट्री भी शेयर्ड रही है। तो उन कल्चरल टाइज को और बढ़ावा देना जिससे कि लोग एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकें, मतलब डिग्निटी से इज्जत की जिंदगी जी सकें, और साथ में वो अपने फुल पोटेंशियल्स को रियलाइज कर सकें। फुल पोटेंशियल्स कैसे, मतलब जितनी उनके अंदर क्षमता है वो उस क्षमता को रियलाइज कर सके, वो जिस भी फील्ड में काम करना चाहते हैं वहां पे उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये सारी चीजों को बढ़ावा देना है इसका एम। आगे देखते हैं, टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस, साथ मिलकर काम करें, कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस, एक दूसरे पर भरोसा हो सके। साउथ एशियन रीजन में क्या हो सके, पीस हो सके। देखिए सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, रिलायंस होगा, भरोसा होगा, तो पूरे एरिया में पीस होगा। पीस होता है जहां भी तो वहां पर ट्रेड फ्लरिश करता है, और अपने आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाता है। साथ में फिर क्या होता है, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव हो जाती है। कॉन्ट्रीब्यूट टू म्यूचुअल ट्रस्ट, एक दूसरे पर विश्वास बढ़ाना, वही सारी चीजें हैं। अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ वन अनदर्स प्रॉब्लम, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझना। देखिए जैसे बांग्लादेश में साइक्लोन आ जाते हैं कई बार, और ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से बाढ़ आ जाती है, तो इंडिया भी उस चीज में कॉर्पोरेट कर सकता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया से भी जाती है और इंडिया के असम में भी बाढ़ आ जाती है। तो दोनों मिलकर एक साथ काम कर सकते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। तो इस तरीके से अदर ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। टू स्ट्रेंथन कॉपरेशन विद द अदर डेवलपिंग कंट्रीज, जो हमारी दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, दूसरे रीजन्स में, दूसरे एरियाज में, उनके साथ भी कॉर्पोरेट करना, सहयोग बढ़ाना। सार्क एज एन ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ भी कॉर्पोरेट करेगा। टू स्ट्रेंथन कॉपरेशन अमंग देमसेल्फ इन इंटरनेशनल फोरम्स ऑन द मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, मतलब इंटरनेशनल फोरम्स पे जो अंतरराष्ट्रीय पटल होते हैं उन पर एक कलेक्टिव एंटिटी की तरह अपने आप को प्रेजेंट करना, वहां पर सहयोग करना। जो ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे एरियाज हैं जहां पर उनका इंटरेस्ट सेम है, तो वहां पर अपनी जो डिसीजंस है वो मिलजुल कर लेना। टू कोऑपरेट विद इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस विद सिमिलर एम एंड पर्पसेस, बाकी जितने भी हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि G20 हो गया, G7 हो गया, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ब्रिक्स हो गया, उन सब के साथ मिलकर काम करना, उन सब के साथ भी इसी तरीके की कॉर्पोरेशन करना, सहयोग करना। अब हम देखते हैं डेवलपमेंट्स इन सार्क। सार्क में अभी तक हमारे क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया साफ्टा, साफ्टा क्या है देखिए, साउथ एशियन रीजन में एक फ्री ट्रेड एरिया क्रिएट करना। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि साफ्टा किसके अंडर में आता है, तो आप लोग को आंसर देना होगा सार्क के अंडर में आता है। साफ्टा का पर्पस क्या है, टू रिड्यूस कस्टम ड्यूटीज ऑफ ऑल ट्रेडेड गुड्स
20 बाय द ईयर 2016। देखिए इस एरिया में, साउथ एशियन एरिया में या फिर इन कंट्रीज में जितने भी सामान ट्रेड किए जाते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बेचे जाते हैं, तो उन सामानों पे जो कस्टम ड्यूटीज हैं, जो टैक्स लगाए जाते हैं, उन्हें जीरो कर दिया जाए 2016 तक। इससे क्या फायदा होगा? देखिए जो हमारी ट्रेड बैरियर्स है वो खत्म कर दी जाती हैं, साथ में एक दूसरे कंट्रीज की मार्केट एक्सेस मिल जाती है, एक ओवरऑल फ्री ट्रेड एरिया डेवलप हो जाएगा जहां पर कस्टम ड्यूटीज नहीं होंगी। कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री की मार्केट में बेच सकती है इजीली अपने सामान। नेक्स्ट है वीजा एग्जेम्पशन स्कीम। वीजा एग्जेम्पशन स्कीम क्या है? सर्टेन कैटेगरीज ऑफ डिग्निटरीज, जो हमारे आला अधिकारी होते हैं, डिग्निटरीज होते हैं, उन्हें एक स्पेशल ट्रेवल डॉक्यूमेंट दे दिया जाए। उससे क्या होगा? विच वुड एग्जाम दैम फ्रॉम वीजाज विद इन द रीजन। मतलब अगर उन्हें साउथ एशियन रीजन में ट्रेवल करना होगा तो वीजा की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वीजा की नीड नहीं होगी, वो कभी भी ट्रेवल कर सकते हैं डिग्निटरीज, आला अधिकारी। उनके पास सिर्फ एक स्पेशल ट्रेवल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, डिग्निटरीज के लिए है, स्पेशल ट्रेवल डॉक्यूमेंट जारी करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है रीजनल रेलवे एग्रीमेंट। एक पूरे रीजन में रेलवेज डेवलप करने के लिए, तो ये भी एक एग्रीमेंट है। मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, देखिए बहुत सारी आपस में कंट्रीज हैं, उनके खुद के भी हैं, मतलब मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, और पूरे सार्क रीजन के लिए भी है। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर एनर्जी कॉर्पोरेशन, इलेक्ट्रिसिटी के एरिया में भी सभी कंट्रीज मिलजुल कर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। जैसे कि इंडिया और भूटान का सबसे बड़ा एग्जांपल है, भूटान में हम हाइड्रो पावर, इंडिया अपनी मदद से वहां पर हाइड्रो पावर, जो वहां की नदियां हैं वहां पर डैम बनाकर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाकर वहां पर हाइड्रो पावर एस्टेब्लिश करता है और दोनों कंट्रीज उसे शेयर करती हैं। सार्क रीजन सैटेलाइट लॉन्च प्लान, सार्क रीजन की जो सैटेलाइट है ये लॉन्च भी हो गई है सार्क रीजन की। और देखिए इंडिया का एक हमारा नाविक भी है, तो नाविक की एक्सेस भी, मतलब नाविक की मदद से ये जो हमारी सार्क कंट्रीज हैं, ये लोग नेविगेशन में हेल्प मिलेगी इन्हें। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट आ जाता है सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। सार्क की इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है? तो देखिए इंडिया की एक पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इस पॉलिसी में इंडिया अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, अपने जो पड़ोसी देश हैं, उनको सबसे पहले इंपॉर्टेंस देता है, सबसे ज्यादा प्राइमेसी देता है। देखिए अगर हम अपने नेबरहुड में पीस कायम कर पाएंगे, हमारे जो नेबर्स हैं उनके साथ हमारी अच्छी बनेगी, तो हमारा जो प्रोग्रेस है वो अपने आप में इंक्रीज हो जाएगा और हम खुद को एक वर्ल्ड लीडर की तरह प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज हमारी बात मानती हैं और हम उनके साथ कॉर्पोरेट करते हैं, तो हम एक वर्ल्ड लीडर बनने लायक हैं। तो इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में सार्क एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। प्राइमेसी टू कंट्रीज इमीडिएट नेबर्स, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में इंडिया अपने जो इमीडिएट नेबर्स हैं, अपने जो पड़ोसी देश हैं, उनको सबसे ज्यादा प्राइमेसी देती है। जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, सार्क का जो हमारा जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सार्क इंडिया को मदद कर सकता है चाइना को काउंटर करने में। चाइना की बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, यहाँ पर मैंने OBOR मेंशन किया है। इसके अलावा चाइना के और भी इनिशिएटिव्स हैं, जो हमारी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें चाइना के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, तो उन सबको काउंटर करने के लिए सार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाइना का OBOR क्या है? वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, इसे भी काउंटर कर सकता है। थ्रू एंगेजिंग नेपाल, भूटान, मालदीव एंड श्रीलंका इन द डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इंडिया नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका के साथ मिलकर उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन सहयोग देके सभी कंट्रीज पांचों एक साथ मिलकर इकोनॉमिक प्रोग्रेस अचीव कर सकती हैं। रीजनल स्टेबिलिटी, SAARC can help in creation of a mutual trust and peace within the region। अगर ये सारी कंट्रीज साथ मिलकर काम करें तो आप लोग सोच सकते हैं कि पूरे एरिया में एक ट्रस्ट और एक पीस, मतलब शांति हो जाएगी पूरे एरिया में, पूरे एरिया में स्टेबिलिटी आएगी, शांति होगी।
तो ट्रेड फ्लरिश करेगा, ट्रेड फ्लरिश करेगा तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, लोगों को नई नई जॉब्स मिलेंगी, मार्केट का फुल एक्सेस होगा, तो पूरे रीजन में ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी आएगी। और देखिए जो हमारे टेररिज्म वगैरह है, टेरर फंडिंग है, ये सारे इश्यूज को सारी कंट्रीज मिलकर टैकल कर सकती हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एक दूसरे के साथ, तो सार्क का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल आ जाता है। आगे देखते हैं ग्लोबल लीडरशिप रोल, ये मैंने आप लोगों को समझा ही दिया। इंडिया अपने आप को एक ग्लोबल लीडर की तरह प्रोजेक्ट कर सकेगी अगर वो सार्क में अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ कॉर्पोरेट करती है। वो पूरे वर्ल्ड को ये दिखा देगी कि एक रीजन में किस तरीके से इंडिया ने पीस मेंटेन किया हुआ है, अपने नेबर्स को प्राइमेसी दी हुई है, तो इस तरीके से वो वर्ल्ड लेवल पे भी इस चीज को रेप्लिकेट कर सकती है। It offers India a platform to showcase its leadership in the region by taking up extra responsibilities. थोड़ी एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी इंडिया को, और अपने आप को देखिए लीडर के पास हमेशा ज्यादा जिम्मेदारी होती है। लीडर दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है कि वो भी अच्छा काम करें, इस तरीके से इंडिया भी अपनी नेबरिंग कंट्रीज को इन्फ्लुएंस कर सकती है, अपनी ग्रोथ के साथ साथ नेबरिंग कंट्रीज की ग्रोथ भी बढ़ा सकती है, और एक अपने आप को ग्लोबल लीडर की तरह प्रोजेक्ट कर सकती है सार्क की मदद से। गेम चेंजर फॉर इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, देखिए इंडिया की एक है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और दूसरी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अब नेबरहुड फर्स्ट को एक्ट ईस्ट से अगर जोड़ दिया जाए तो दोनों ही पॉलिसीज को इंडिया एक साथ हैंडल कर लेगी। बाय लिंकिंग साउथ एशियन इकोनॉमीज विद साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज, ये जो हमारी साउथ एशियन कंट्रीज है सार्क में, अगर हम इन्हें जोड़ दें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हमारी एशियन की 10 कंट्रीज हैं, वहां पर देखिए किस तरीके से उन 10 कंट्रीज ने आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अचीव कर रखा है। साथ में वही सारी चीजें सार्क के साथ मिलकर की जाए, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, फर्दर हमारे जो सभी रीजन्स है सभी लोगों के लिए एक प्रॉस्पेरिटी आएगी। और देखिए अभी हम गुड्स तक सीमित हैं, सिर्फ हम सामान तक सीमित हैं, आगे हम इस चीज को बढ़ा सकते हैं सर्विसेज सेक्टर में, और इंडिया सर्विसेज सेक्टर में क्या है, लीडर है। हमें अपने पोटेंशियल को भी तो रियलाइज करना है, मतलब हम इस पूरे रीजन को, साउथ एशियन रीजन को प्लस साउथ ईस्ट एशियन रीजन को, सार्क को और एशियन को जोड़ देंगे तो क्या होगा कि हम सर्विसेज सेक्टर में वहां पर लीडर बन जाएंगे, साथ में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा गुड्स वगैरह के लिए, तो पूरे रीजन में प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, मैंने अपना 100% दिया है आप लोगों को समझाने के लिए। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग इस वीडियो को रेट एंड रिव्यू कीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल थी। अगर यूजफुल थी तो कमेंट करके मुझे जरूर जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों के कमेंट्स का वेट रहेगा, इंटरैक्टिवली पढ़िए, मुझे पढ़ाने में मजा आएगा, आपको पढ़ने में।